नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले छापेमारी और उसके बाद यंग इंडिया का दफ्तर सील होने से कांग्रेस बौखला गई है। उसने कई तरह के उल्टे सीधे आरोप मोदी सरकार से लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी तक पर मढ़ दिए हैं। अब कांग्रेस और ईडी आमने सामने हैं। ईडी का कहना है कि वो दफ्तर में छानबीन करना चाहते थे, पर कांग्रेस की तरफ से सहयोग न मिलने पर दफ्तर को सील करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इन आरोपों को नकार रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऑफिस सील इसलिए हुआ क्योंकि वहां छानबीन के वक्त कांग्रेस की तरफ से कोई मौजूद नहीं था। ईडी के अनुसार प्रिंसिपल ऑफिसर खड़गे आए और छानबीन करवाए बिना परिसर छोड़कर चले गए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को समन किया गया है ताकि वहां छानबीन होने दें। जब अधिकृत शख्स के सामने छानबीन हो जाएगी तो सील को हटा लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन बातों को नकारा है। उन्होंने कहा कि ना तो ईडी ने उनसे सर्च करने के लिए इजाजत मांगी थी और ना ही उन्होंने ईडी को सर्च करने से रोका था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने जो हेराल्ड हाउस सहित 16 ठिकानों पर छापे मारे थे, उसमें हवाला कनेक्शन सामने आया है। अकाउंट बुक की एंट्री में कुछ संदिग्ध लेन देन दिखा है। ये हवाला एंट्रीज कोलकाता और मुंबई में मिली हैं। कुल मिलाकर यह बात साफ है कि ईडी के एक्शन से कांग्रेस आग बबूला है और वो ईडी के एक्शन और पुलिस द्वारा की गई घेराबंदी के खिलाफ संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने वाली है। साथ ही आज संसद में हंगामे के आसार हैं क्योंकि कांग्रेस यह मसला संसद में जोर शोर से उठाएगी। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस में पहले राहुल गांधी और फिर सोनिया गांधी से कई घंटों तक पूछताछ हुई थी। इसके बाद ईडी ने दिल्ली में मौजूद हेराल्ड हाउस के अंदर स्थित यंग इंडियन के दफ्तर को सील कर दिया। साथ ही कांग्रेस मुख्यालय के साथ साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ गया था। शंका जताई जाने लगी कि ईडी सोनिया और राहुल के घर सहित कई जगहों पर छापेमारी कर सकती है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि यह घेराबंदी इसीलिए हुई है ताकि 5 अगस्त को कांग्रेस महंगाई और जीएसटी के खिलाफ पीएम आवास और राष्ट्रपति आवास के सामने प्रदर्शन न कर पाए। लेकिन सूत्रों के अनुसार ईडी की कार्रवाई के खिलाफ बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी कांग्रेस दफ्तर के बाहर जुड़ सकते थे, इसीलिए सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लेकिन कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईडी और पुलिस के एक्शन की निंदा की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश, अजय माकन और अभिषेक मनु सिंघवी शामिल थे। तीनों ने दावा किया कि सरकार डराने की कोशिश कर रही है, भय का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन वे झुकेंगे नहीं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 5 अगस्त को महंगाई के खिलाफ वो जो प्रदर्शन करने वाली है, उसी से डर कर सरकार के इशारे पर ईडी एक्शन ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की शक्तियों को देश के सर्वोच्च न्यायालय से मिली वैधता के बाद जहां एक तरफ विपक्ष सशंकित और हैरान परेशान है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार एक और जांच एजेंसी को लेकर एक्शन में है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए जैसी बेहद अहम जांच एजेंसी को खुली छूट देते हुए और ताकतवर बना दिया है। मोदी सरकार ने देश के गद्दारों और गैंगस्टरों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाते हुए एनआईए से कहा है कि उनके खिलाफ जांच में कोई नरमी न बरतें। खबरों के अनुसार सरकार चाहती है कि एनआईए गैंगस्टरों के खिलाफ आतंकवादियों जैसा रुख अपनाए। साथ ही एनआईए पूरे भारत में जांच करे और जहां आवश्यक हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाए। एजेंसी को भारत में गैंगस्टरों की आतंकवादी गतिविधियों, नशीली दवाओं की तस्करी और हथियारों की आपूर्ति को कवर करने के लिए कहा गया है। गैंगस्टरों के आतंकी संगठनों से कनेक्शन होने के कारण केंद्र सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करे और उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार करे। खबर है कि कई गैंगस्टर पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों और कनाडा स्थित खालिस्तानी समूहों के संपर्क में हैं, जिन्हें सरकार देश के लिए एक गंभीर खतरा मानती है। सरकार चाहती है कि एनआईए और दिल्ली पुलिस खुफिया ब्रांच मिलकर कार्रवाई करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले एनआईए और दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। गौरतलब है कि साल 2008 के मूल अधिनियम में संशोधन करते हुए संसद में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया था। इस विधेयक में एनआईए को जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत आपराधिक मामलों की भी जाँच करने की अनुमति देने का प्रावधान था। साथ ही भारत सरकार से भी इस एजेंसी को कई विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इसमें आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों पर ठोस कार्रवाई करके उनकी संपत्ति तक सीज करना और उस व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी घोषित करना शामिल है। इस संस्था के अंदर राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। हालांकि साल 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे असंवैधानिक करार देने के लिए अदालत का रुख किया था। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में बने एनआईए एक्ट 2008 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग कांग्रेस नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने की थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर राज्य सरकार ने कहा था कि यह कानून राज्य पुलिस से जांच के अधिकार को छीनता है। दरअसल अगर किसी राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी अपराधी की धरपकड़ को जाती है तो उसको पहले राज्य की पुलिस को सूचित करना होता है। इसके बाद ही वो किसी अपराधी को अन्य राज्य की पुलिस के हवाले करते हैं। मगर एनआईए के साथ ऐसा नहीं है। एनआईए सीधे जाकर बिना किसी परमिशन के छापेमारी कर सकती है। बता दें कि एनआईए का गठन 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 के अंतर्गत किया गया था।
एनआईए का काम देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और भारत में आतंकवाद को समाप्त करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को लेकर ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। ताजा खुलासे में पता चला है कि अर्पिता के नाम 31 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं और इन सब में नॉमिनी पार्थ चटर्जी हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया कि अर्पिता की 31 जीवन बीमा पॉलिसियों में नॉमिनी के तौर पर पार्थ चटर्जी का नाम दर्ज है। वहीं अर्पिता की कंपनियों को लेकर भी एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। दरअसल अर्पिता मुखर्जी के एक ऐसे बिजनेस पार्टनर का पता चला है जो कि वैसे तो 3 फर्म में अर्पिता के साथ डायरेक्टर था, लेकिन असल जिंदगी में वो एक कैब ड्राइवर है। इतना ही नहीं, रिश्ते में वो अर्पिता का जीजा लगता है। इस शख्स का नाम कल्याण धार है। कल्याण अर्पिता के साथ 3 कंपनियों में डायरेक्टर थे। ये ऐसी कंपनियां थीं जो कि कागजों के हिसाब से करोड़ों का कारोबार कर रही थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद इन कंपनियों का नाम सामने आया था। इसमें कल्याण को डायरेक्टर थे। मिली जानकारी के मुताबिक कल्याण भले ही कागजों में करोड़पति दिखाए गए हों, लेकिन असल में वो एक कैब ड्राइवर हैं जिनके पास खुद की मोटरसाइकिल भी नहीं है। अर्पिता और कल्याण 3 फर्म में डायरेक्टर हैं। इसमें पहली सिम्बोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी इच्छी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। सिम्बोसिस कंपनी विभिन्न प्रकार के सामानों का थोक में व्यापार करती है। इसमें कल्याण धार को 1 जुलाई 2021 में इस कंपनी में सह डायरेक्टर बनाया गया था, जबकि सेंट्री में अर्पिता 9 नवंबर 2011 को इसकी डायरेक्टर बनी थी। फिर 2018 में कल्याण को इसका डायरेक्टर बनाया गया। कागजों के मुताबिक यह कंपनी खास तरह की मशीनरी बनाती है। इच्छी में अर्पिता 29 अक्टूबर 2014 को इसकी डायरेक्टर बनी थी। खबरों के अनुसार कल्याणधार कोलकाता के एक छोटे से घर में रहते हैं। ईडी के छापों के बाद वो इतना डर गए कि परिवार समेत घर में ही बंद रहते हैं। वहीं कल्याणधार के बचपन के दोस्त संजय पोद्दार ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि धार की पत्नी कोई और नहीं, अर्पिता मुखर्जी की बहन है, मतलब धार अर्पिता के जीजा हुए। वहीं धार की पत्नी के बारे में पूछने पर संजय ने कहा कि वो एक स्कूल में ग्रुप डी की कर्मचारी हैं। वो वहाँ 2 साल से काम करती हैं। साथ ही यह भी पता चला है कि अर्पिता की बहन को भी शिक्षक भर्ती घोटाले के तहत ही नौकरी दिलाई गई थी। वहीं ईडी ने कोर्ट को बताया कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी के कागज के मुताबिक अर्पिता और पार्थ का संबंध काफी पुराना है। इससे पहले ईडी ने अर्पिता के 2 फ्लैटों से करीब 50 करोड़ रुपए बरामद किए थे, लेकिन पार्थ और अर्पिता दोनों का दावा है कि पैसा उनका नहीं है। जांच के दौरान ईडी ने पार्थ और अर्पिता के नाम से संगठनों के कई घरों और कार्यालयों की तलाशी ली और कई दस्तावेज बरामद किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान की सरकार को अपने कब्जे में रखने के लिए अपने खास राघव चड्ढा को एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनवा दिया। मतलब कि राघव चड्ढा को अपने हिसाब से पूरी सरकार को चलाने का अधिकार मिल गया। अब राघव चड्ढा की मर्जी के बगैर कोई मंत्री क्या, खुद भगवंत मान भी कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। केजरीवाल के इस सरकार हड़पू नीति के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी कर डाली। हाईकोर्ट में राघव चड्ढा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस ने सुनवाई करते हुए कहा कि क्या यह संविधान के साथ फ्रॉड नहीं है कि एक ऐसे व्यक्ति को ऐसी शक्तियां दे दी गई कि वो सरकार चलाएगा। उन्होंने आगे यह भी सवाल किया कि इसकी जरूरत क्या थी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर ऐसे फैसले ही लेने थे कि सरकार की शक्तियां एक व्यक्ति को दे दी जाएं, तो इलेक्शन क्यों कराए गए। उन्होंने पंजाब सरकार के इस फैसले को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या सरकार काबिल नहीं है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने याचिका का निपटारा करते हुए पंजाब सरकार को यह निर्देश भी दिए कि वो जल्द निर्णय लेकर इस संबंध में याचिकाकर्ता को बताए। इससे पहले कोर्ट में पंजाब सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए राघव चड्ढा को सरकार की एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किए जाने के फैसले का बचाव किया। पंजाब सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि राघव चड्ढा की नियुक्ति पर राज्य सरकार 1 भी रुपया खर्च नहीं कर रही है। राघव चड्ढा को पंजाब सरकार की एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करने के फैसले को एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने चुनौती दी थी। एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर राघव चड्ढा की नियुक्ति को अवैध बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि राघव चड्ढा की नियुक्ति के लिए जारी नोटिफिकेशन नहीं बल्कि एक पत्र है। याचिकाकर्ता ने साथ ही यह भी कहा कि इस तरह की नियुक्ति का अधिकार भी मुख्यमंत्री को नहीं, राज्यपाल को है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस कमेटी को एक तरफ एडहॉक बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ राघव चड्ढा को कैबिनेट रैंक दी जा रही है, जिससे यह कमेटी समानांतर सरकार हो जाएगी। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि यह कमेटी सरकार को किन मामलों में सलाह देगी, इसे लेकर भी सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह संविधान के अनुच्छेद
309 का उल्लंघन है और इसे रद्द कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नेशनल हेराल्ड केस मामले और इसमें फंसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर दिल्ली में खूब बवाल काटा जा रहा है, लेकिन जल्द ही ऐसा ही हंगामा मध्य प्रदेश में शुरू होने वाला है। वजह यह कि नेशनल हेराल्ड के नाम पर कौड़ियों के दाम पर दी गई जमीन से करोड़ों की कमाई की जा रही है। भोपाल विकास प्राधिकरण ने यह जमीन नेशनल हेराल्ड को सस्ते दामों पर प्रकाशन के लिए दी थी, लेकिन अब उस जमीन का बेधड़क इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड से जुड़े यंग इंडिया के दफ्तर को सील करने के बाद एमपी की शिवराज सरकार भी हरकत में आ गई। सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल के एमपी नगर जोन 1 में नेशनल हेराल्ड को जमीन अलॉट करने की एक नए सिरे से जांच के आदेश दे दिए हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जिस मकसद से जमीन दी गई थी उससे अलग इस जमीन का इस्तेमाल किया गया। सस्ते दामों पर दी गई जमीन से करोड़ों की उगाही की जा रही है। इस पूरे मामले में नए सिरे से जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। नेशनल हेराल्ड को आवंटित बीडीए की जमीन की लीज को निरस्त किया गया है। मामला कोर्ट में है। यह जरूरत पड़ी तो सरकार इसे रद्द करने के लिए हाई कोर्ट जाएगी। 2011 में नेशनल हेराल्ड को दी गई जमीन का रजिस्ट्रेशन रिन्यू किया गया। तब पता चला कि जो जमीन प्रकाशन के लिए अलॉट की गई थी उसका उपयोग कमर्शियल तरीके से किया जा रहा है। इस वजह से भोपाल विकास प्राधिकरण ने लीज रिन्यू करने से इनकार कर दिया। बीडीए ने यह जमीन नेशनल हेराल्ड ग्रुप को मामूली दर पर अलॉट की थी। तब एमपी नगर में प्रेस कॉम्प्लेक्स विकसित हो रहा था, लेकिन जमीन पर व्यवसायिक गतिविधियां होने के कारण बीडीए ने कई बार नोटिस भेजे और बाद में लीज निरस्त कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ईडी की रिमांड पर चल रहे संजय राउत को लगातार 2 बड़े झटके लगे। पहला झटका तो कोर्ट ने दिया और उन्हें ईडी की रिमांड पर फिर से 8 अगस्त तक के लिए भेज दिया, और दूसरा झटका ईडी ने दे दिया। पात्रा चाल घोटाला मामले में ईडी ने संजय राउत की बीवी वर्षा राउत को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने बताया कि वर्षा राउत के खाते में लेन देन के बाद समन जारी किया गया। ईडी ने गोरेगांव में पात्रा चाल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और उनकी पत्नी के संपत्ति से जुड़े वित्तीय लेन देन के संबंध में राउत को गिरफ्तार किया था। इसके पहले कोर्ट ने राउत की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को दी गई हिरासत की अवधि 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी। अदालत ने हिरासत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि ईडी ने जांच में काफी प्रगति की है। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने राउत से पूछा कि क्या उन्हें ईडी के खिलाफ कोई शिकायत है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ खास नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें जिस कमरे में रखा गया है उसमें कोई खिड़की और वेंटिलेशन नहीं है। अदालत ने इस पर ईडी से स्पष्टीकरण मांगा। ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि राउत को एसी कमरे में रखा गया था, इसलिए वहां कोई खिड़की नहीं थी। राउत ने बाद में कहा, हालांकि वहां एसी की व्यवस्था है, लेकिन वो स्वास्थ्य स्थिति के कारण इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले के कुछ देर बाद ही वर्षा राउत को ईडी ने समन जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले अदालत को बताया था कि शिवसेना सांसद और उनके परिवार को मुंबई में एक चाल के पुनर्विकास परियोजना में कथित अनियमितताओं से हासिल 1 करोड़ रुपए अपराध से आय के रूप में प्राप्त हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। हरियाणा में कांग्रेस की आंतरिक कलह पहले से ही जाहिर थी और राष्ट्रपति चुनाव से लेकर कई मौकों पर खुलकर सबके सामने आ चुकी थी। उसी आंतरिक कलह का अंजाम ये हुआ कि 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे भजन लाल के बेटे और दिग्गज कांग्रेसी नेता कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल हो गए। यही नहीं, बिश्नोई के साथ उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन इससे बढ़कर सबसे बड़ी बात यह कि कुलदीप बिश्नोई ने दावा किया है कि उनके पास कांग्रेस के 7 पूर्व विधायकों की एक और लिस्ट है जिन्हें वो सीएम खट्टर को सौंप देंगे। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट के लोगों को जब सीएम खट्टर कहेंगे तब मैं बीजेपी की सदस्यता दिलवा दूंगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो कांग्रेस के कुछ और विधायकों नेताओं से भी बात करूंगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पहले से ही कई गुटों में बटी हरियाणा कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। गौरतलब है कि आदमपुर सीट को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज किया है कि वो 10 सालों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर उन्हें इतना घमंड है तो हरियाणा विधानसभा को लेकर वो आदमपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं, उन्हें सच्चाई का एहसास हो जाएगा। वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान से जब कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने और बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा, कुलदीप की क्या औकात जो कांग्रेस के विधायक को तोड़ दे, वो अपने 7 विधायक तो संभाल नहीं पाए, कांग्रेस के विधायकों को क्या तोड़ेंगे। उदय भान ने आगे कहा, अभी कुछ दिन पहले ही वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे पीछे घूमते रहते थे कि जी हमें अध्यक्ष बनवा दो हरियाणा कांग्रेस का। बिश्नोई अपना अहंकार छोड़कर अपनी सीट बचाने की कोशिश करें, आने वाले चुनाव में कांग्रेस उनसे जमकर मुकाबला करेगी और उन्हें हराएगी। वहीं इससे पहले बिश्नोई को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान मंच पर राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह मौजूद रहे।
सीएम खट्टर ने बिश्नोई दंपत्ति का बीजेपी में आने पर स्वागत किया। खट्टर ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई पिछले काफी समय से उनके संपर्क में थे। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी की मदद की और बिना किसी शर्त के वे बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि ये दूसरा मौका है जब बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ी है। दरअसल कुमारी शैलजा के इस्तीफा देने के बाद वो चाहते थे कि उन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना दे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वहीं भाजपा नेता चौधरी बीरेन सिंह ने पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि जरूरी नहीं है कि आप सत्ता में रहते हुए ही लोगों की सेवा कर सकते हो, बल्कि आप तो सत्ता के बाहर रहकर भी लोगों की सेवा कर सकते हैं। ऐसे में हुड्डा के नेतृत्व पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो हरियाणा कांग्रेस के लिए क्या कर रहे हैं। उनके अपने ही नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, मुझे लगता है कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सब कुछ सौंप दिया है। अब देखना यह है कि भूपेंद्र हुड्डा इस किरदार को कहां तक ले जा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पात्राचाल जमीन घोटाले में फंसे बड़बोले शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत 8 अगस्त तक ईडी की रिमांड में हैं और उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। लेकिन इस बीच इस जमीन घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है। खबरों के अनुसार ईडी को तलाशी के दौरान संजय राउत के घर से एक डायरी मिली है, जिसके बाद माना जा रहा है कि राउत की मुश्किलें बेतरतीब तरीके से बढ़ सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि यह डायरी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम कड़ी साबित हो सकती है और इसमें कोड वर्ड में उन लोगों के नाम हैं जिन्हें पैसे दिए गए थे। राउत को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने उनके घर की सघन तलाशी ली थी। साथ ही राउत से करीब 6 घंटे पूछताछ भी हुई। उनके घर से 1 करोड़ 17 लाख रुपए के लेखा दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। लेकिन सबसे अहम सुराग ईडी को डायरी के रूप में हाथ लगा है। ईडी का दावा है कि कोड वर्ड में यह उल्लेख है कि पैसे का भुगतान किसे किया गया या पैसा क्यों दिया गया, कौन है ये लोग, इन कोडों के साथ इन नामों का क्या अर्थ है। ईडी ने जब इस बारे में पूछताछ की तो संजय राउत और उनके करीबी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं ईडी अधिकारियों ने संजय राउत को कोर्ट में पेश करने के दौरान मांग की कि राउत की कस्टडी बढ़ाई जाए। सबूत के आधार पर ईडी ने डायरी का उल्लेख किया। इसीलिए इस केस में अब राउत के घर मिली यह डायरी बेहद अहम कड़ी मानी जा रही है। ईडी को संदेह है कि पात्राचाल घोटाले से प्राप्त धन का उपयोग यहां भुगतान करने के लिए किया गया था। ईडी ने दावा किया है कि डायरी में लोगों के नाम कोड के तहत लिखे गए हैं ताकि किसी को पता ना चले। ईडी अब उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बता दें कि पात्राचाल घोटाले में पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि इस केस में बिल्डर ने 1034 करोड़ रुपए की ठगी की है। साल 2008 में पात्राचाल की पुनर्विकास परियोजना शुरू हुई। मुंबई के गोरेगांव में 672 घरों के पुनर्विकास के लिए निवासियों ने महाडा और बिल्डर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। महाडा गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी और निवासियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह निर्णय लिया गया कि कुल 13 एकड़ भूमि में से 4.5 एकड़ भूमि मूल निवासियों को बेच दी जाएगी और शेष का निर्माण महाडा और बिल्डर द्वारा किया जाएगा। लेकिन आरोप है कि गुरु आशीष बिल्डर और अधिकारियों ने एक निजी बिल्डर को साइट बेच दी। इन सभी मामलों में गुरु आशीष कंपनी के पूर्व निदेशक प्रवीण राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया था। प्रवीण राउत शिवसेना सांसद संजय राउत के करीबी माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अक्सर अपने बयानों से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करती हैं, लेकिन जोश जोश में कई बार होश भी खो बैठती हैं और फिर उनकी जमकर फजीहत होती है। यही महुआ के साथ एक बार फिर से हुआ जब उन्होंने महंगाई पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उनकी ऐसी एक छोटी वीडियो क्लिप पोस्ट की, जिसके बाद उनको जमकर ट्रोल किया गया। इस वीडियो में जब संसद में महंगाई पर बहस चल रही थी, तब महुआ मोइत्रा को अपना हैंडबैग उठाते और अपने सामने डेस्क के नीचे फर्श पर छिपाते हुए देखा जा सकता है। जिस बैग को महुआ छुपाती नजर आ रही हैं, वो विदेशी कंपनी लुई विटान का है और महुआ को शायद अचानक से याद आया होगा कि महंगाई की बात करती हैं और लाखों का बैग लेकर घूमती हैं। तभी उन्होंने अचानक उसे छिपाने की कोशिश की। गौरतलब है कि इस बैग की कीमत 2 लाख के करीब बताई जा रही है। दरअसल उस वक्त लोकसभा में टीएमसी की ही सांसद काकोली घोष दस्तीदार के पास ही महुआ मोइत्रा बैठी हुई थी। सांसद काकोली घोष ने अपने संबोधन में जैसे ही महंगाई का मुद्दा उठाया तो महुआ मोइत्रा अपना बैग छुपाती देखी गई। देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लोगों की महुआ के इस महंगे बैग रखने को लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, मूल्य वृद्धि पर चर्चा के दौरान मैरी एंटोनेट महुआ मोइत्रा ने अपना महंगा बैग छुपाया। पाखंड का एक चेहरा है और यह है एक पार्टी जो टीएमसी में विश्वास करती है टू मच करप्शन, यानी बहुत ज्यादा महंगाई पर चर्चा कर रही है, जबकि वैट में ना तो कटौती करती है और ना ही यूपीए के साथ अपने गठबंधन को तोड़ पाई, जिसने मुद्रास्फीति को 10% से अधिक के स्तर पर पहुंचा दिया था। वहीं खुद के सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद महुआ ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए ट्विटर पर अपने इस बैग के साथ की गई और तस्वीरों का कोलाज बनाकर पोस्ट किया, जिसमें महुआ कई मौकों पर बैग के साथ देखी गई हैं। इस ट्वीट में महुआ ने लिखा है, संसद में 2019 से झोले वाले फकीर झोला लेकर आए, झोला लेकर चल पड़े।
उनके इस ट्वीट को 2016 की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी तरह की टिप्पणी पर एक तंज भी माना जा रहा था। बता दें कि इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर विवाद पर बयान देकर जमकर ट्रोल हुई थी। महुआ मोइत्रा ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर कहा था कि काली के कई रूप हैं, मेरे लिए काली का मतलब मांस और शराब स्वीकार करने वाली देवी है। लोगों की अलग अलग राय होती है, मुझे इसे लेकर कोई परेशानी नहीं है। दरअसल डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दर्शाया गया था, जिस पर जमकर विवाद देखने को मिला था। वहीं संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था पर सरकार का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और दावा किया कि देश के मंदी या गतिरोध में जाने की कोई संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।